अगला पैनल हमारा होगा, उनसे परिचय मैं आपसे करा देती हूँ। विकास केजरीवाल ग्रुप ऑफ कंपनीज से विकास केजरीवाल जो कि चेयरमैन है, आप प्लीज मंच पर आए। बहुत स्वागत है आपका विकास केजरीवाल जी। और सबसे पहले पैनल की शुरुआत से पहले हम आपको इनके बारे में ऑडियो विजुअल के जरिए बताते हैं। विकास केजरीवाल 25 सालों से ज्यादा के अपने दिल्ली एनसीआर के रियल एस्टेट डेवलपमेंट के अनुभव को पिछले 12 सालों से पूर्वांचल के विकास को एक नई ऊंचाई देने के लिए अपनी दूरदर्शी योजनाओं के द्वारा एक अग्रणी और महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं। आपके व्यापक अनुभव और रचनात्मक सोच की वजह से पूर्वांचल के विकास को एक नई दिशा मिल रही है, जो यहाँ के लोगों को देश के किसी भी बड़े शहर के समतुल्य, अत्यधिक और आलीशान जीवन आनंद की सारी सुविधाएं प्रदान करवा रही है। विकास केजरीवाल आवास और बिजनेस की मूलभूत जरूरतों के लिए एक प्रभावशाली तरीके से इस क्षेत्र को ऐसे प्रगतिशील जीवन शैली के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जो देश के रियल एस्टेट डेवलपमेंट के नक्शे पर एक महत्वपूर्ण स्थान दिलवा रहा है। और ये सब उनके प्रयासों से ही संभव हो पाया है। विकास केजरीवाल को कई अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। विकास केजरीवाल कई सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं, जिसमें से गोरखपुर श्याम मंडल न्यास में अध्यक्ष की भूमिका निभाते हुए वो एक भव्य मंदिर का भी निर्माण करवा रहे हैं। तो विकास केजरीवाल जी इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं और जो अगले गेस्ट हमारे साथ इस मंच पर रहेंगे, देखिए अलग अलग सेक्टर से, जैसा मैंने कहा कि कुछ खास मेहमान हमारे साथ यहाँ पर है जिनकी जर्नी को लेकर और जो वो कर रहे हैं गोरखपुर के विकास में जिनका योगदान है, उन्हीं से हम डिस्कशन कर रहे हैं। जो अगले खास मेहमान हमारे साथ यहाँ मंच पर रहने वाले हैं, एडवांस मेडिकल एंड इंजीनियरिंग से डॉक्टर अजय दुबे डायरेक्टर हैं। आप प्लीज़ डॉक्टर अजय, आप प्लीज़ मंच पर आएँ। तो देखिए ये डॉक्टर अजय दुबे जो कि डायरेक्टर है एडवांस मेडिकल एंड इंजीनियरिंग से हमारे साथ। पैनल की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले इनके बारे में भी ऑडियो विजुअल के जरिए आपको बताते हैं। कुछ फोटोग्राफ्स आपने अभी देखे और अब जो इनकी जर्नी है यही जानने के लिए पैनल की शुरुआत करते हैं। ओवर टू यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों का स्वागत है, अजय जी और विकास जी। आपका नाम, आपके नाम में सफलता जुड़ी हुई है, विकास है और ऊपर से केजरीवाल लगा है। अब केजरीवाल का नाम काफी प्रगति पे है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आप भी उसी तरह से प्रगति पे हैं। ये बताइए पूर्वांचल से यहाँ तक का सफर कैसे और क्यों हुआ? हमने 2004 में मैंने 1994 में जो है अपना ग्रेजुएशन ख़त्म किया था सिडनम कॉलेज मुंबई से। हाँ वाह वाह। हाँ। और उसके बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मतलब जुड़ा था, काफ़ी टेक्सटाइल यूनिट्स भी लगाई। जी जी। 2004 से मैंने दिल्ली में रियल एस्टेट बिजनेस स्टार्ट किया था। अच्छा। फार्म हाउसेज एंड फ्लोर्ड अपार्टमेंट्स के साथ। एंड 2011 में जब मैंने ये देखा कि 3 टायर सिटीज़ में अपार्टमेंट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड हो सकती है फ्यूचर में, तब 2011 में हमने ये नींव रखी थी यहाँ पे पहले प्रोजेक्ट के साथ, पाम पैराडाइज। एक नए विकास के लिए यूपी सरकार के साथ आपने एक कोई MOU साइन किया, उसके बारे में जरा बताएं हमें, वो क्या है? अभी विकास केजरीवाल ग्रुप ऑफ कंपनीज ने 500 करोड़ का MOU साइन किया है। हाँ। पाम ग्रोव को बनाने के लिए। हाँ। ये पाम का जो नाम का इस्तेमाल आप कर रहे हैं उसका क्या मतलब क्या है? पाम तो वैसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ दुबई में पाम जुमेरा वगैरह को लेके। अच्छा। हाँ। और इसी वजह से जो हमने यहाँ पहला पाम पैराडाइज बनाया, उसमें भी अगर आप हमारी बिल्डिंगों का शेप देखेंगे तो पाम के ट्री की तरह ही आपको दिखाई देगी। ओके। और ये जो पाम ग्रोव हमने MOU साइन किया है, इसके अंदर में 25 एकड़ में करीब
वेस्टर्न रिजॉर्ट एंड स्पा बनेगा, एंड 15 to 20 एकर्स में गोल्फ कोर्स बनेगा, और 5 एकर्स में हॉर्स राइडिंग वगैरह चीज़ें होंगी, और प्लॉटेड डेवलपमेंट और कॉमर्शियल भी उसके अंदर होगा। ये करीब 125 एकड़ का पहला फेज होगा टाउनशिप का, एंड विच विल बी कन्वर्टेड इनटू 250 एकर्स इन फ्यूचर। विकास जी, जो मैंने नोटिस किया है, और आज जो डेवलपर्स हैं, जो बिल्डर्स हैं, या जो रियल एस्टेट में हैं, वो देख रहा हूँ बड़ी बड़ी ज़मीनें लेके बड़ी बड़ी योजनाएं, परियोजनाएं, बड़े बड़े ये स्टेट बन रहे हैं। जैसे आपने कहा दुबई से आप प्रभावित रहे हैं, मैं भी अभी जुमेरा गोल्फ स्टेट देख के आया, जो बड़ा ज़बरदस्त है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पर एक चीज़ मैंने नोटिस किया है कि एम्यूनिटीज़ बढ़ते जा रहे हैं और कमरे का साइज़ जो है वो छोटा होता जा रहा है। तो बाहर आपको कमाल के मतलब 18 होल गोल्फ कोर्स मिल जाएगा, स्विमिंग पूल मिल जाएगा, पॉन्ड्स मिलेगा, कमाल की लॉबी होगी। लेकिन जब आप अंदर जाते हैं फ्लैट के, तो छत आपके बिल्कुल सर के ऊपर, पाँव फैलाएं तो दूसरे रूम में चला जाता है। ऐसा भी हो रहा है, मैंने देखा है। तो उस पर क्यों लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं कि जहाँ रहना है लोगों को वहाँ अम्यूनिटीज़ बढ़ाए जाए? ये चीज़ें कोरोना काल से पहले हमने भी देखी कि बहुत ज़्यादा थी, हाँ, और कोरोना काल के बाद डिमांड सेक्टर जो होता है डिपेंड करता है बेसिकली कि आपके कस्टमर क्या डिमांड कर रहे हैं, हाँ। आपकी पेइंग कैपेसिटी क्या है। तो कोरोना के बाद हमने देखा है कि लोगों की डिमांड एक्स्ट्रा स्पेस की, बड़े जगह की और बड़े बजट के साथ काफ़ी बढ़ी है। तो अब हम लोग जो भी फ्लैट्स बना रहे हैं या जो मेरा नए प्रोजेक्ट्स वगैरह आ रहे हैं, वो उसमें बड़े फ्लैट्स हैं, बड़े रूम हैं, बड़े बाथरूम हैं, बड़ी बालकनियां हैं। तो ये सब चीज़ें अब टेक केयर किया जा रहा है, जो कि अब कोरोना के बाद डिमांड इनफैक्ट ज़्यादा बढ़ा है इस चीज़ का। और ओपन स्पेस वगैरह को भी लेके कोरोना वगैरह की इस महामारी को देखते हुए ओपन स्पेस भी अब हम काफ़ी दे रहे हैं। गोरखपुर में आपके विशेष तौर पे, चूंकि हम यहाँ बात कर रहे और यहाँ की जमीन बैठे, यहाँ आपके क्या प्रोजेक्ट्स हैं? यहाँ पे अभी 75 एकर्स में टाउनशिप बन रही है, पाम पैराडाइज, जिसमें 2000 फ्लैट्स हैं। और एक ही तरह के फ्लैट्स हैं या अलग अलग डिफरेंट साइजेस के हैं? फ्लैट्स हैं, हाँ। डिपेंडिंग अपॉन द, एक थाली में कई तरह के सामान हैं, जिसे जो चाहिए वो खा सकता है। एंड देन हम जो है पाम एम्पोरियो मॉल भी लेके आ रहे हैं, जो पूर्वांचल का बिगेस्ट मॉल होगा। अच्छा। 7.5 लाख स्क्वायर फीट का। एक शुरू से जुनून रहा था कि जो हो वो बड़ा हो, तो 3 टायर सिटी में एक 75 एकड़ का जब टाउनशिप हम बनाने निकले थे, तो हमें एक तरीके से कहा जा रहा था ये पागल है। लेकिन जब वो धरातल पे उतर गया और सब उसमें अब रहने लग गए, तब उन्हें संतुष्टि हुई, उससे ज़्यादा हमें संतुष्टि हुई कि जो हम कह रहे थे, जो हम देना चाहते थे, वो हम उन्हें डिलीवर कर सके। जो भी क्रांति लाता पहले पागल ही कहलाता है। हाँ, क्योंकि उसकी सोच औरों से बहुत ऊपर और अलग होती है, इसलिए सोचना अलग है। और लोगों को ज़्यादा आपको जवाब देने की ज़रूरत नहीं, आप करके दिखाएं और लोगों को प्रत्यक्ष रूप में विश्वास हो जाएगा, तो फिर अच्छा, ये पाम एम्पोरियो मॉल भी जब लेके आए, जब प्लानिंग की 7.5 लाख स्क्वायर फीट, तो डे 1 से हमारे बीच में ही आपस में जद्दोजहद थी कि भाई इतना बड़ा मॉल गोरखपुर के लिए क्या ठीक है और क्या चलेगा। और आज मैं आपको बताऊं, बिगेस्ट थिएटर ऑफ पूर्वांचल विल बी इन दिस मॉल with 48,000 square feet and 6 theater in that and 1 with insignia. Very good. And biggest शॉपर स्टॉप का भी जो स्टोर है वो बिगेस्ट इन पूर्वांचल हमारे मॉल में आ रहा है। माने बिग इज योर मोटो। तो मतलब ये जो बिगेस्ट एक मोटो है वो लेके चलने की जो जुनून है, हाँ। उसको पूरा करने की कोशिश कर। नहीं, बिल्कुल आप उसमें कामयाब हो गया। अजय जी, आपसे बात कर रहे हैं और ये पूछना चाहते हैं कि अच्छा खासा आप दिल्ली में नौकरी कर रहे थे, तो ऐसा क्या उथल पुथल हुआ आपकी ज़िंदगी में जो आप बायोमेडिकल इक्विपमेंट की तरफ आ गए, आपने लाइन ऑफ प्रोफेशन चेंज कर लिया? व्हाट इंस्पायर्ड यू? सर देखिए, जॉब की अपनी लिमिटेशंस होती हैं जी। जब मैं मेडिकल सेक्टर में आया, तो उस समय मेडिकल सेक्टर में क्या था कि बहुत कम लोग थे जो बायोमेडिकल इक्विपमेंट का या बायोमेडिकल सेक्टर था, वो बहुत ही कम लोगों के नॉलेज में था। इवन हॉस्पिटल्स, इवन डॉक्टर्स, बहुत सारे लोग सफ़र करते थे। और इवन दो मेरा पूरा जो सुन रहे हैं उनको जल्दी से जरा संक्षिप्त में बता दे, बायोमेडिकल इक्विपमेंट्स क्या होता है?
बायोमेडिकल इक्विपमेंट्स वो होते हैं जो हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल नर्सेज स्टाफ ये होते हैं जो यूज करते हैं। उनके हॉस्पिटल में जो इक्विपमेंट्स होते हैं रिलेटेड टू इवन डिवाइसेस, जो मेडिकल डिवाइसेस एंड इक्विपमेंट्स एंड अदर थिंग्स विच आर यूजिंग द पार्ट ऑफ हॉस्पिटल, दैट इज कॉल्ड ए बायोमेडिकल डिवाइसेस एंड बायोमेडिकल इक्विपमेंट। एंड वी आर प्रोवाइडिंग द इक्विपमेंट्स इवन द सर्विसेज ऑल्सो ऑफ द बायोमेडिकल इक्विपमेंट्स। मुझे एक आपसे सवाल पूछने के लिए कहा गया कि एडवांस मेडिकल इंजीनियरिंग ने बायोमेडिकल फील्ड में क्या डेवलपमेंट की? एडवांस मेडिकल इंजीनियरिंग ने जो बायोमेडिकल सेक्टर में डेवलपमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने लोगों को इन द सेंस कि हमने अपने डॉक्टर्स और पैरामेडिकल को ये बताया कि इक्विपमेंट्स को कैसे हमको यूज करना है और कौन से डिवाइसेस हमारे लिए बेस्ट यूजफुल हो सकती है फॉर द पेशेंट। अच्छा, तो ये सबसे बड़ा जरूरी था, क्योंकि हॉस्पिटल तो आ जाते थे, डॉक्टर्स तो हमेशा ओपीडी में बिजी रहते थे, ऑपरेशन में बिजी, लेकिन उसके बाद का जो यूज होता है वो पैरामेडिकल स्टाफ करते थे। तो हम लोगों ने ये कोशिश की लाने पे यहाँ पे कि जो हमने फेस भी किया उस टाइम पे कि कैसे हम एजुकेट करें इनको, कैसे हम इनको ट्रेनिंग दे कि वो उस मशीन का ये प्रॉपर इस्तेमाल कर सके और पेशेंट को कोई हार्म न हो। रीजन क्या होता है कि जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं वो पेशेंट की बॉडी से अटैच होते हैं, तो उनका हार्म ना हो और उनका जो यूज हो वो प्रॉपर हो, उसका जो लाभ मिल सके वो पेशेंट को प्रॉपर मिल सके। तो इसका विस्तार कहाँ कहाँ हुआ? भारत के किन किन शहरों तक ये पहुंचा है? भारत के सारे शहरों में है इक्विपमेंट, तो आज हर जगह डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल्स हैं, सारी चीज़ें हैं। गवर्नमेंट ने भी इस पर काफ़ी काम किया है, तो ऑल ओवर इंडिया इस समय काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। आपको डॉक्टरेट की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है, किन वजहों से, किस लिए दिया गया आपको बताइए? हमको अमेरिका की जो यूनिवर्सिटी है उसने हमको दिल्ली में सम्मानित किया था। तो हमारा जो बायोमेडिकल सेक्टर में हमने काम किया उसमें कुछ हमने इन्वेंशन भी किए थे, नई नई चीज़ों को लेके इन्वेशन किया, नए इंटरप्रेन्योर हमने डाले थे, उस सेक्टर को लेके उन्होंने हमको बायोमेडिकल में दिया था। आगे क्या योजनाएं क्या हैं आपकी? आगे की योजना हमारी सर अभी जो चल रही है कि हमने कई सेक्टर्स में काम किए हैं, जैसे हमने कुछ मैन्युफैक्चरिंग में काम किया है, बनारस में भी कुछ हमने काम किया, कुछ हमारे प्लांट्स चल रहे हैं, नोएडा में है, कुछ दिल्ली में है, इवन कुछ कोलकाता में चल रहे हैं। तो वहाँ पे लेके हम अच्छे इक्विपमेंट्स को अच्छी गुणवत्ता के साथ में एक इकोनॉमिकल कॉस्ट पे, क्योंकि इंडिया में क्या है कि कॉस्ट भी बहुत इफेक्टिव देखी जाती है। हर डॉक्टर सोचता है, क्योंकि लेवल अलग अलग होते हैं, तो ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड कई लेवल्स के होते हैं, तो इक्विपमेंट्स का भी वही लेवल होता है। तो उनके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को लेके चल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू सिटी, अकॉर्डिंग टू द हॉस्पिटल नीड। नॉर्मली ये तो आपका कोर कॉम्पिटेंस एरिया है, आप कहीं डाइवर्सिफाई भी करने की सोच रहे हैं दूसरे फील्ड में, जैसे एक बिजनेस से किसी बिल्कुल दूसरे बिजनेस में, मुख्तलिफ बिजनेस में जाने की भी सोच रहे हैं, या इसी फील्ड को आप आगे इसमें बढ़ते रहेंगे? नहीं, अभी मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है। मैं इसी फील्ड में जितना भी ग्रोथ होगा मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा प्रयास यह है कि मैं अपने समाज में मैक्सिमम दे सकूँ एक ही सेक्टर से लेके। इस सेक्टर को करने के बाद आगे के लिए हम अभी प्लान हमारा नहीं है, इन फ्यूचर सोचा जाएगा, जो होना होगा वो तो देखेंगे उसको आगे। ये सब जो सुविधाएं हैं वो ज़्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल से जुड़ी रहती हैं या सरकारी अस्पतालों में भी ये आप मुहैया करवा रहे हैं? नहीं, हमारा जो सेक्टर है वो प्राइवेट के साथ में गवर्नमेंट का भी है, क्योंकि पहले गवर्नमेंट में हम लोग डायरेक्टली सामान को सप्लाई करते थे, उनको ट्रेनिंग देते थे, सारा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते थे। बट आज के टाइम में क्या है कि गवर्नमेंट डायरेक्टली परचेज आपसे नहीं करती है, वो गवर्नमेंट का ई मार्केट होता है, जो जेम बोलते हैं हम लोग उसको, तो जेम के थ्रू वो परचेज करते हैं। तो इवन जो हम प्राइवेट में करते हैं वही सेम हम गवर्नमेंट को भी डेवलप कर रहे हैं, दे रहे हैं। आप बताइए, किससे बात कर रहे हैं आप बीच में? कुछ डील तो स्ट्राइक नहीं कर लिया? कोई दूसरा को 75 एकड़ और 100 एकड़ तो नहीं भी हासिल कर लिया आपने? नहीं, हमारे मेयर साहब भी आ गए। अच्छा, मेयर साहब भी आ गए, उनको प्रणाम। मेयर साहब को सलाम, नमस्कार। दूर आइए से ही बैठिए। जो है नमस्कार कर रहा था मैं। तो आप श्याम मंडल ट्रस्ट के प्रेसिडेंट हैं, उसको लेकर आपके विजन्स क्या हैं, जरा बताइए। श्याम मंडल ट्रस्ट के प्रेसिडेंट इस साल बनने के बाद सबसे पहला और कार्य ट्रस्ट, जो पहले तो ट्रस्ट के बारे में बताइए। ये श्याम मंडल न्यास हमारे खाटू श्याम जी का के ऊपर बना हुआ है, जी जी, और 49 साल से ये ट्रस्ट यहाँ चल रही है। और कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन 49 साल से लोग यहाँ पे मंदिर बनने का भी वेट कर रहे थे। अच्छा। जो खाटू श्याम जी का मंदिर बनना था। हाँ। तो ये त्रिदेव धाम जो है, ये प्रेसिडेंट बनने के 1 महीने बाद ही मैंने जो है भूमि पूजन करवा दिया और मंदिर बनना भी स्टार्ट हो चुका है। और मेरी इच्छा है कि ये देश का भव्य मंदिर एक बनेगा, जो पूरे मार्बल, नक्काशी किए हुए मार्बल से ये बनेगा, और बहुत ही अच्छा धाम होगा ये गोरखपुर में, गोरखपुर के अंदर। जी। और फ्यूचर में जो आजकल मंदिरों में हम कम देखने को मिलता है, ज़्यादातर हमें गुरुद्वारा में देखने को मिलता है कि
अन्न क्षेत्र चल रहा है जो कि दिन भर चलता रहता है प्रसाद के रूप में। आप जब चाहे वहाँ पे खाना खा सकते हैं, जो प्रसाद है वो खा सकते हैं। जी जी। तो मेरा जो ये विज़न है इसके पीछे कि भाई मैं एक अन्न क्षेत्र भी बनाऊंगा जहाँ पे पूरे दिन भर किचन चलता रहेगा, जो चाहे वो जाके प्रसाद ग्रहण कर सकता है, ले सकता है, खाना खा बहुत सकता है। बहुत खूब, बहुत और सम्मानजनक के लिए उसमें एक विचार है जो कि 10 रुपए की हम पर्ची कटवाएं, जी। जिससे एक रिक्शा वाला भी अगर अपने परिवार को लेके खाना खाने जाए तो उसे ये शर्मिंदगी महसूस ना हो कि वो मुझे देख रहे हैं। मैं सुबह भी आया था, दोपहर में भी आया, शाम को भी आया, लेकिन अगर वो 4 आदमी का 120 रुपए में दिन का 3 टाइम का खाना अपने पूरे 4 आदमी परिवार के खा लेंगे, तो मैं समझता हूँ उसके लिए बहुत बड़ा जो है जीवन शैली हो जाएगी कि वो अपने जीवन को निभा पा रहा है, अपने बच्चों को खिला पा रहा है। बहुत 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 नेक ख्याल है। और साथ में ही जो है एक हॉस्पिटल ओपीडी भी चालू करेंगे जिसमें 10 रुपए की पर्ची कटा के आप जो है अपने डॉक्टर को दिखा सकते हैं, उनसे दवाइयाँ लिखवा सकते हैं और एक उसका लाभ उठा सकते हैं, जो आज तक गुरुद्वारे में ही देखने को मिला है, मंदिरों में नहीं है। हाँ हाँ हाँ, नहीं बहुत नेक ख्याल है और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपके जीवन में एकड़ बढ़ता रहे और अकड़ कभी ना आए। बहुत बहुत